हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। देखो क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। देखो जरा, सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात करेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन है, सेंट्रल टेंडेंसी में बी defined as the tendency of given set of observations to cluster around a single central or middle value, and the single value that represents the given set of observation is described as measures of central tendency or location or average। ठीक है, देखो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हों, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू लो जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लोकेशन और एवरेज। जैसे बच्चों हम बात करते हैं, मान लो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें, मान लो आपके 80% मार्क्स आए। 80% मार्क्स आने का मतलब है आपके हर सब्जेक्ट में अराउंड अराउंड 80 मार्क्स हैं, तभी तो 80% बनेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जहां एक सिंगल वैल्यू सिंगल सेंट्रल वैल्यू पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या कहलाती है? सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है, तो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 5 क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास मेन: अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्लियर है? मीनिंग सबको समझ आ गया? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, वो कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हम इसमें बच्चों पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज के बारे में। एवरेज भी हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। तो हमारे पास बच्चों दो तरह की एवरेज होती है, एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, एक होती है हमारे पास पोजिशनल एवरेज। ठीक है, मैथमेटिकल में अभी हमारे पास क्राइटेरिया क्या रहता है? यहां हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज में बच्चों हम पढ़ेंगे मीडियन और मोड। यानी ये पांचों टॉपिक हमें वन बाय वन इस पूरे चैप्टर में स्टडी करने हैं। एवरेज में हम दो तरह की एवरेज पढ़ रहे हैं बच्चों, पोजिशनल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड। ठीक है, देखो जरा, एक सेंट्रल क्राइटेरिया क्या रहता है हमारे पास, एक अच्छी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या रहेंगी पॉइंट्स, देखिए जरा। वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए, इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, आप इजीली उसको समझ सको। कंप्यूटेशन के मेथड्स इजी होने चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि हम मीन का फॉर्मूला पढ़ेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी आगे आएंगी प्रॉपर्टीज क्या क्या आने वाली हैं। और इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर वाली, कॉर्नर वाली ऑब्जर्वेशन से बहुत कम इफेक्ट करेंगी। ठीक है, इट शुड बी लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन की देखो हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? सिग्मा एक्स आई बाय एन। अब हमारे पास जो भी सीरीज की हम बात करेंगे, हर सीरीज में तीन मेथड आएंगे हमारे पास। जैसे मान लो हम पहले पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में हमारे पास आएंगी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज,
डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज में हम बात करें बच्चों, तो इंडिविजुअल सीरीज में करने का क्राइटेरिया क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, सिग्मा एक्स आई बाय एन, सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स आई बाय एन। जैसे देखो ये रहा, इंडिविजुअल सीरीज की हम बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास रहता है, जैसे फॉलोइंग आर द डेली वेजेस इन रुपीज ऑफ सैंपल ऑफ 9 वर्कर्स। सिर्फ आपके पास वर्कर्स दे रखे हैं, एक्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो वो आपके पास इंडिविजुअल सीरीज होगी। 58, 62, 48, 53, 70, 52, 60, 84 और 75। आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपके पास कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज। आया सबको समझ? इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। जैसे आपको एक्स आई दे रखा है और एफ आई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, 8, 10, एक्स आई दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5। आपको उसका मीन निकालना है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स आई होता है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स आई होता है आपके पास, यानी कि सिंगल वैल्यू, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। और डिस्क्रीट सीरीज में उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, 10 5 जा 50। इसका टोटल करोगे आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई 32 और 18 50 और 50 100 110। इसका टोटल करो 4 और 1 5 और 5 10 और ये 15। यहां से मीन कितना आ जाएगा 110 बाय 15। ध्यान से देखो एक बार, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास एक्स आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है। डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, उसका टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। सिग्मा एफ आई को हम कैपिटल एन भी बोलते हैं, सिग्मा एफ आई को हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। कैपिटल एन का मतलब भी होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर है? तीसरी सीरीज बच्चों आपके पास आती है डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट हमने पढ़ ली, तीसरी आती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हमने पढ़ी इंडिविजुअल, फिर पढ़ी डिस्क्रीट, और ये है हमारे पास अब कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस सीरीज में बच्चों आपको इंटरवल्स दिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 44 to 48, 49 to 53, 54 to 58, 59 to 63। ऐसे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं, आपको मीन निकालना है। सबसे पहले ये इंक्लूसिव सीरीज होती है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 ऐड, 43.5 से 48.5, 48.5 से 53.5, 53.5 से 58.5, 58.5 से 63.5, 63.5 से 68.5, 68.5 से 73.5। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास सीरीज है ये है हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। इस इंक्लूसिव को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, जहां पर पहली टर्म खत्म हो रही है वहीं से दूसरी स्टार्ट होनी चाहिए थी। 44 से 48 है तो वो करेंगे 43.5 से 48.5, 48.5 से 53.5, 53.5 से 58.5। ऐसे आपने एक सीरीज बना दी। क्लियर है? फिर आप निकालते हो उसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? मिड वैल्यू निकालने का क्राइटेरिया होता है
इन दोनों को ऐड करो, 43.5 प्लस 48.5 डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगी 46। दूसरे की मिड वैल्यू निकालनी है तो 48.5 प्लस 53.5 डिवाइड बाय 2, ये दूसरे की मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे मिड वैल्यूज निकालने के बाद जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है बच्चों, वो डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गई तो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज वाला ही लग जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एन होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपके पास सीरीज दे रखी है 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58। आपने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करा, 0.5 माइनस 0.5 ऐड, 43.5 से 48.5, 48.5 से 53.5, 53.5 से 58.5। आपने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसकी निकाली मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके बाय 2, मिड वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, मीन हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। मीन हो जाएगा आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल डिवाइडेड बाय एन, वो आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। आ समझ, कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला तो बच्चों हमारे पास ये हो गया जो आपने पढ़ा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में एन। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, आपके पास इंक्लूसिव सीरीज थी, उसको आपने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने की जरूरत बच्चों में तब पड़ेगी जब हमारे को जहां क्वेश्चन खत्म हो रहा होगा वहीं से स्टार्ट नहीं होगा, गैप नजर आएगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्मूला डिस्क्रीट वाला ही लग जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में एन। देखो, इसके अलावा अगर कॉन्टिन्यूस में फॉर्मूला लगाना है, कॉन्टिन्यूस में दो ही फॉर्मूला लग जाते हैं, एक तो यही लग गया डिस्क्रीट सीरीज वाला ही लग गया फर्स्ट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और लग जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन इंटू सी। इस फॉर्मूले को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन इंटू सी। देखो जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 ये दे रहे हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 3, 5, 2। हमें इसका मीन निकालना है। ठीक है, हम आपको मीन अब निकालना सिखा रहे हैं इस फॉर्मूले से, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय एन इंटू में सी। यहां बच्चों डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए बाय सी। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए बाय सी। सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आप मिड वैल्यू निकालो, उसको हम बोलते हैं एक्स आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी हो गया, 0 प्लस 10, 10 बाय 2 5, 15, 25, 35 और 45, ये मिड वैल्यूज आ गई। मिड वैल्यूज आती कैसे हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 10, 10 बाय 2 5, 10 प्लस 20, 30 बाय 2 15, ये एक्स आई आ गया। यहां से जो मिडिल में है उसको मान लो ए, फिर निकालो डी आई एक्स आई माइनस ए बाय सी। सी होता है क्लास विड्थ, वो है यहाँ पे 10। सी होता है क्लास विड्थ, वो होती है बच्चों 10। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी वो, तो इस क्वेश्चन में 10 है। 5 माइनस 25 माइनस 20 बाय 10 माइनस 2, 15 माइनस 25 माइनस 10 बाय 10 माइनस 1, 0, 1, 2, ये आ गया डी आई।
इसकी FI से मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4 -4 0 5 4। FI/DI का टोटल करो, 4 से 4 तो कट गया, 5 - 4 1। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो N यानी कि 3 2 5 5 10 16। 25 प्लस 1/16 इंटू 10। 25 प्लस 10/16। ध्यान से देखो जरा, आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा। 10/16 आपने करा, वो आ गया 0.625। 25 प्लस 0.625 25.625 आपका आंसर आ गया। दोबारा देखो, आपको बच्चों जोन सा मेथड इजी लगे आप वो कर लेना। कॉन्टिन्यू सीरीज में हम ये मेथड भी लगा सकते हैं, सिग्मा FI XI बाय में सिग्मा FI। देखो सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यू सीरीज में क्लास इंटरवल्स दे रखे होंगे 0 to 10 10 to 20 20 to 30। आप सबसे पहले उसकी मिड वैल्यू निकालोगे। 5 15 25 मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू कैसे निकाली? दोनों का टोटल 0 + 10/2, ये XI आ गया। FI की XI से मल्टीप्लाई करके, वो पहला मेथड हो गया जो इससे पहले हमने पढ़ा है। DI है XI माइनस A/C। A होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन आप XI में से किसी को भी मान सकते हैं, या आप मिडल में मानोगे तो बेटर है। आपने मिडल में माना इसको 25, फिर XI माइनस A/C, ये DI आ गया। FI की DI से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला आपको याद ही है क्या? A प्लस सिग्मा FI/DI बाय N इंटू में C। क्लियर है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/DI बाय N इंटू C। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसमें मीन मीडियन मोड के। देखो, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज में क्या आता है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इफ ऑल द प्रॉपर्टीज आर, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, if all the observations are same in arithmetic mean in AM series, आपके पास अगर सारे के सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, दैट इज कांस्टेंट है, मान लो दैट इज k, अगर सारी ऑब्जर्वेशन k हैं, देन अर्थमेटिक मीन इज आल्सो k। जैसे मान लो, आपको एग्जांपल देते हैं, 5 स्टूडेंट्स की हाइट हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट की हाइट है 150, दूसरे की भी 150, तीसरे की भी 150, चौथे की भी 150, पांचवे की भी 150। तो इस पूरी सीरीज का मीन कितना आ जाएगा? 150। सिंपल सी बात है। अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो अर्थमेटिक मीन भी सेम होता है। अगर सारी ऑब्जर्वेशंस सेम है, सारी ऑब्जर्वेशंस 150 150 150 हैं, तो अर्थमेटिक मीन भी क्या होगा? 150 ही होगा। क्लियर है? सेकंड है, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। अब देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है किसी भी सीरीज में प्लस माइनस करना, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करना। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको? पहली प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो अर्थमेटिक मीन भी सेम रहता है। अगर सारी ऑब्जर्वेशन 150 150 150 है तो मीन भी क्या रहेगा? 150। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल इन द सेम रेशियो। देखो, कहने का मतलब है बच्चों, मान लो एक सीरीज है 5 10 15 20, आपने सब में 2 ऐड कर दिया,
तो जो नया आंसर आएगा उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक सीरीज है आपके पास, हम देखो बात करें से, मान लो आपके पास एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। आपने इसका मीन निकालना है। टोटल करा 25 और 20, 45, 45 और 15, 60, 75, 75/5 मीन आ गया 15। आप क्या कर रहे हो फिर, सब में 2 ऐड कर दिया मान लो, ठीक है। सब में 2 ऐड कर दिया आपने, तो आपको दोबारा से आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आ रहा था उसमें भी 2 ऐड कर दो। सपोज टू भी आपने सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 5 से मल्टीप्लाई करा तो न्यू एक्स बन गया आपके पास 5 × 25, 5 × 15, 75, 100, 125। आप इसका मीन निकालो। आपको दोबारा मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो मीन पहले आ रहा था, जो मीन पहले आ रहा था उसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, arithmetic mean is affected in the same ratio due to change of origin and change of scale. Change of origin means plus minus करना, change of scale means multiply divide करना। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है, हमने उसमें सब में 2 2 2 2 2 ऐड कर दिया, तो मीन में भी 2 ऐड हो जाएगा। अगर हमने सबको 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे जो फाइनल आंसर होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है तो फाइनल आंसर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो तो आपने जिससे करा है उसी से ही आंसर आपका मल्टीप्लाई होगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसे मान लो एक इक्वेशन है, तो यहां से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का मीन। यहां a है चेंज ऑफ ओरिजिन, b है चेंज ऑफ स्केल। जिसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो वो होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो वो होता है चेंज ऑफ स्केल। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a है चेंज ऑफ ओरिजिन, b है चेंज ऑफ स्केल। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a है चेंज ऑफ ओरिजिन, b है आपके पास चेंज ऑफ स्केल। तो आप सिंपल सा क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो y का मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का मीन। देखो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है समझो जरा। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्वेश्चन में x का मीन दे रखा है, x का मीन दे रखा है 15, आपको y का मीन निकालना है। x का मीन दे रखा है 15, आपको y का मीन निकालना है। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3y इज इक्वल टू -7 माइनस 2x ये बनेगी। y इज इक्वल टू -7/3 माइनस 2/3x ये बन गया। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में पहले इसको कन्वर्ट करो। क्या क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुन लो। 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। इसमें x का मीन दे रखा है 15, आपको y का मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपने कन्वर्ट किया तो 3y इज इक्वल टू -7 माइनस 2x, y की वैल्यू आ गई -7/3 माइनस 2/3x। तो एज पर रूल y का मीन इज इक्वल टू -7/3 माइनस 2/3 x का मीन। अब x का मीन आपको 15 दे रखा है, यहां 15 पुट कर दो। 15 2 जा 30 और 30 और 7 37/3, तो y का मीन आ गया 37/3। क्लियर है। ध्यान से देखो दोनों प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो अर्थमेटिक मीन भी सेम रहेगा। सारी मान लो 5 स्टूडेंट्स की हाइट 150 150 150 है तो मीन भी कितना रहेगा 150। सेकंड प्रॉपर्टी है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट सेम रहता है।
प्लस माइनस करो या मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर पे इफेक्ट सेम पड़ेगा। कोई भी सीरीज है, आप सब में 2 ऐड कर रहे हो तो आंसर में भी 2 ऐड होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में 5 से मल्टीप्लाई होगा। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, एक सीरीज है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, तो y का मीन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का मीन। यहाँ a चेंज ऑफ ओरिजिन है, b चेंज ऑफ स्केल है। तो हमने इस पे बेस क्वेश्चन पढ़ा कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। इसको कन्वर्ट करा तो 3y इज इक्वल टू -7/3 -2/3x हो गया। तो y का मीन इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का मीन, x का मीन 15 है, पुट कर दो, y का मीन कितना आ गया 37/3। क्लियर है। फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है, आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली कि सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से सेम इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन देयर एम इज ऑलवेज 0। Sum of deviations taken from AM is always 0। जैसे मान लो एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, ये एक सीरीज है। आपने इस सीरीज का पहले मीन निकाला, टोटल आया 75, 70/5 15 मीन आ गया। डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, यानी सब में डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मीन कितना आया 15, सब में से 15 माइनस कर दो, सब में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 0, यानी कि सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये होगी सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। जब भी आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हो कि एक सीरीज दे रखी है उसमें डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास सीरीज दे रखी होगी 5, 10, 15, 20, 25, आप उसका टोटल करो, टोटल करा डिवाइड बाय 5, मीन आ गया 15। सब में से आपने मीन माइनस कर दिया, सब में से मीन माइनस कर दिया तो उसका टोटल हमेशा क्या आएगा 0। तो सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। क्लियर है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। आपके पास n1 n2 दो अलग अलग सीरीज हैं, दोनों का मीन अलग अलग है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय में n1 प्लस n2। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय में n1 प्लस n2। आपको ये फर्स्ट ग्रुप दे रखा है, ये सेकंड ग्रुप दे रखा है। फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स n1, उसका मीन x1 बार। सेकंड ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स n2, उसका मीन x2 बार। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय में n1 प्लस n2। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम ये भी क्लियर कर लेते हैं। हमें एग्जांपल दे रखा है द मीन सैलरी, सुनिएगा ध्यान से, द मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 female workers, 40 female workers is 5200 per month, is rupees 5200 per month। The mean salary for a group of 40 female worker is 5200 per month, and for a group of 60 male workers,
is 6800 per month. What is combined mean salary? आपको combined mean salary निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या क्राइटेरिया रहेगा, 40 फीमेल वर्कर्स का मीन दे रखा है 5200, 60 का दे रखा है आपके पास 6800 पर मंथ। आपको कंबाइंड सैलरी निकालनी है, तो कंबाइंड सैलरी का फॉर्मूला होगा 40 फीमेल वर्कर्स, सैलरी है 5200, 40 इंटू 5200, 60 इंटू 6800 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60। 40 फीमेल वर्कर्स की है 5200 और 60 की है 6800। इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आपको करनी आती है, कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो 6160 आंसर आ गया। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1x1 बार प्लस n2x2 बार बाय में n1 प्लस n2। क्लियर है। कंबाइंड मीन में देखो क्या क्राइटेरिया रहता है, आपके पास n1 एक अलग ग्रुप है, n2 एक अलग ग्रुप है, उनके दोनों के मीन दे रहे हैं, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1x1 बार प्लस n2x2 बार बाय में n1 प्लस n2। ये चार ही प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। 5, 10, 15, 20, 25 एक सीरीज है, उसका टोटल 75 आया, उसको 5 से डिवाइड कर दो तो मीन आ गया 15। अब सब में से मीन माइनस कर दोगे तो डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। क्लियर है। इससे पहले वाली हमने पढ़ी थी कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट सेम पड़ता है। अगर आपने सब में 2 ऐड कर दिया तो आंसर में भी 2 ऐड हो जाएगा। आपने सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को आप लिख सकते हो y का मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का मीन। ठीक है। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बताया था कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो इसको x का मीन 15 दे रखे हैं, y का मीन निकालना है। सबसे पहले आपने कन्वर्ट किया तो 3y इज इक्वल टू -7 माइनस 2x, y का मीन आ गया, x की मीन की वैल्यू पुट कर दी तो y का मीन आ गया -37/3। यहां आपका बच्चों पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 5 टॉपिक हमने पढ़ने हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। अर्थमेटिक मीन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है